नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। देश की जनता का जनाधार सामने आ चुका है। देश की जनता ने एनडीए गठबंधन को बहुमत दिया है, तो उसी के साथ एनडीए गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। अब की बार फिर से मोदी सरकार, लेकिन एनडीए गठबंधन की रार भी लगातार जारी है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता भीमराज जी जाखड़, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही सुमित श्रीमाल जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भीमराज जी, आपसे सवाल करूंगा। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। जो वादे थे, जो चुनावी घोषणाएं थी, वो सब कुछ की गई है। जो आरोप प्रत्यारोप का दौर था, वो जितनी कोशिशें करनी थी सबने की है। एनडीए गठबंधन ने भी की है, तो वहीं एनडीए ने भी की है। लेकिन आखिरकार जो जनमत सामने निकल करके आया है, 272 मैजिकल फिगर है। 272 का आंकड़ा एनडीए ने छू लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी एनडीए गठबंधन लगातार सरकार बनाने की कवायदों को लेकर चर्चा में है, सुर्खियों में है। पूरी देश की निगाहें टिकी हुई है दिल्ली पर। क्या तैयारी आपकी? देखिए, लोकतंत्र में जनता माई बाप होती है और जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। तो किसी के शायर ने कहा है, बिखर जाए तो हिंदू और मुसलमान, और जो मिल जाए तो हम हैं हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान की जनता ने फैसला कर दिया। और जो बीजेपी का घमंड था, वो जनता ने दिखा दिया कि ये कहते थे हम 400 पार करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। भगवान राम को नाम को लेकर बार बार राम के नाम पे बहुत कहते हैं ना कि धर्म की राजनीति होनी नहीं चाहिए। राजनीति का धर्म जरूर होना चाहिए, कि मर्यादित राजनीति हो, वो जनता ने दिखाई है। बट अब इनके आगे चुनौतियां हैं। और जो सरकार बनाने का है, वो सरकार, हमारी पार्टी ने अभी इसके बारे में कोई फाइनल फैसला नहीं किया है। बल्कि इंडिया जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार है, वो एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं। अब देखो आगे होता है क्या, ये अपने को आगे की खबरों में पता चलेगा। गठबंधन में तो पहले भी शामिल हो गए थे, और जैसा आपने कहा कि 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा दिया गया था, लेकिन पार नहीं हुए। 400, 300 पार भी नहीं हुए। 272 मैजिकल फिगर था, वो पार हो गए। आपकी ओर से, आपके गठबंधन की ओर से, आपकी पार्टी की ओर से 295 की बात की गई, पूर्ण बहुमत की बात की गई, मोदी सरकार को तख्ता पलट करने की बातचीत की गई। लेकिन इनका क्या हुआ? जितने वादे थे। मैं आपको इसके बारे में यही कहूंगा कि लोकतंत्र में जनता माई बाप होती है। जनता से बड़ा कुछ नहीं है। इन्होंने सबसे पहले इन्होंने खुद नहीं कहा था हमारी बीजेपी की 300 पार आएगी, हम 400 पार खुद करेंगे और लोकतंत्र बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, ये करेंगे। जनता को इन्होंने कुछ समझा ही नहीं। इन्होंने सिर्फ वन मैन शो किया। तो जनता ने ये दिखा दिया, जबकि इनको खुद के बहुमत के आंकड़ा भी ये छू नहीं पाए। 230 पे अटक गए खुद आके, 240 पे, और इनको बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। अब इनके आगे चुनौतियां आ गई है। कब ये जो सपने अगर बैसाखी की बात करेंगे, ऐसे बैसाखी की अगर बात करेंगे, तो कांग्रेस तो शतक भी नहीं बना पाई, 99 पे पड़ी है। वो भी बैसाखी मानोगे? उसको क्या बोलोगे आप? इंडी गठबंधन को क्या बोलोगे? सर, ये तो कांग्रेस को खत्म करने तुले। बोले कांग्रेस ये हो जाएगा, कांग्रेस 30 पे भी नहीं आएगी, और ये बस में आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। तो मैजिकली क्या क्या किया जनता ने बता दिया कि हमारे से बड़े न तो कोई राजनीतिक दल है और न और कुछ है। और जनता ने जो मैजिक दिया उसका कांग्रेस सम्मान करती है, इंडिया गठबंधन सम्मान करता है, और हमारे शर्माते हैं। हम उसी के अनुसार जनता के लिए काम करते रहे और काम करते रहेंगे। जो नतीजे आए उनको लेकर के, क्या ईवीएम इस बार पास हो गई या अभी भी गड़बड़ी है? ईवीएम के कुछ जगह सवाल जो थे वो सवाल हैं, और उनके बारे में, जैसे जयपुर का था, जयपुर शहर के अंदर में खुद मौजूद था काउंटिंग में, वहां भी 4-5 मशीनों में माल्य नगर विधानसभा में गड़बड़ आई थी। हमने ऑब्जेक्शन भी नोट कराया था। कई जगह अलग अलग शिकायतें आ रही है। तो उनका ऑब्जेक्शन इसलिए था कि ईवीएम दो कंपनियां बनाती है, बेल और ईसीआईएल, और बेल के 7 डायरेक्टर उसमें 4 बीजेपी के पदाधिकारी हैं। जब कोई राजनीतिक पदाधिकारी उसके अंदर जाते हैं तो उस पर सवाल जरूर खड़े किए जाते हैं, और ये हमारे सवाल थे, और वो सवाल आज भी कायम है। सुमित जी, ईवीएम पर भी सवाल कायम है। आप लोगों ने गड़बड़ी की है ईवीएम में, तो फिर इतनी सी गड़बड़ी की कसर क्यों छोड़ दी? 240 पर क्यों अटक गए? 272 से पार क्यों नहीं गए? देखिए कि ईवीएम पे आरोप तो कांग्रेस शुरू से ही लगाती आई है कि जब व्यक्ति हार जाता है, अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाता, वो उसको झेल नहीं पाता, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आरोप तो लगाना ही होगा, तो वो तुरंत प्रभाव से ये ईवीएम पर आरोप लगा देते हैं। 2014 में आपने देखा तो इन्होंने ईवीएम पे आरोप लगाया, 19 में आरोप लगाया, और 24 में आरोप लगा तो रहे हैं, लेकिन दबे मुंह लगा रहे हैं, बिल्कुल दबी बात के अनुसार लगा रहे हैं। क्योंकि अब इनको लग रहा है कि इनकी जो पिछली बार मात्र 44 सीटें थी,
पूरे देश में 543 सीटों में से कांग्रेस को जो मात्र 99 सीटों पे आकर के समट गई है। और बिल्कुल ये जो कह रहे हैं भीमराज जी, सही कह रहे हैं कि जनता जनार्दन है, जनता जो वो बिल्कुल देती है फैसला, बिल्कुल वो सभी को स्वीकार्य है। और मैं बिल्कुल मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल ये फैसला स्वीकार्य है जनता जनार्दन का। और फैसला जो आया, आप देखिए कि कांग्रेस मात्र 99 सीटों पर सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा और तीसरी बार लगातार सिमटी नहीं है 200 सुमित जी, सिमटी नहीं है। कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन सुधारा है और लगभग डबल के आंकड़े के आसपास गई है। 50 के आसपास से अब 100 के आसपास कांग्रेस पहुंची है। कांग्रेस का बहुमत बढ़ा है, जनाधार बढ़ा है इस चुनाव में, और बीजेपी का जनाधार 303 से 240 पर। इसका मतलब है कि जनाधार आपका घटा है। ओवरऑल अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो पिछले चुनाव में 2019 में 37% वोट शेयर बीजेपी का था, वो 36.5% रह गया। जो बढ़ना चाहिए था वो घट गया। घटा क्यों, ये भी एक सवाल है। आप देखिए कि पूरे देश में कांग्रेस को वोट बैंक का जो वोट का शेयर है वो कितना रहा। और मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, यही बात मैं कह रहा हूं कि 543 सीटों में से कि इंडिया गठबंधन की जो इंडी गठबंधन था, जो भ्रष्टाचारियों को सारों को मिलाकर के जो गठबंधन बनाया गया है, इनके पूर्व के जो काले कारनामे थे, इन्होंने पूर्व में जो गलतियां करी है उनको छुपाने के लिए इस बार इनको लगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार जनसभाओं के दौरान इन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो बिल्कुल पाताल में भी चले गए हो तो उनको वापस निकाल के लाऊंगा। बिल्कुल जनता जनार्दन का मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा, उन वोटर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और बिल्कुल देश के हित में फैसला दिया। और तीसरी बार लगातार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल 9 तारीख को शाम को 6 बजे बिल्कुल प्रधानमंत्री की पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आप देखिए 1962 के बाद इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको बिल्कुल जानकारी होगी कि 10 वर्ष सत्ता में रहने के बाद भी 240 सीट प्लस हमारा जो एनडीए गठबंधन है, आप देखिए लगभग वहां 300 सीटों के आसपास पहुंच रहा है। तो मैं समझता हूं कि जनता, हां बिल्कुल जनता का जो फैसला होता है वो सभी को स्वीकार्य होता है, लेकिन तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी की बात भी कही जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए 10 वर्ष पूरे निकलने के बाद भी आप देखिए कि तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं। और आपने मान लिया कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है सुमित जी, आपने माना, लेकिन जब आपने इतने जन कल्याणकारी काम किए हैं, जनता के इतने सारे काम कर दिए, तो फिर एंटी इनकम्बेंसी क्यों? जनता तो आपकी भगत होनी चाहिए थी। वैसी वाली नहीं है कि जैसी कांग्रेस के लिए हुआ करती थी कि एक भ्रष्टाचारी सरकार है और लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये युवा विरोधी सरकार थी कांग्रेस की। लेकिन मैं समझता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी वैसी नहीं, क्योंकि जब व्यक्ति एक बार पद पे रहता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2014 में जब प्रधानमंत्री दावेदार हुए थे, बने थे, तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने एक बिल्कुल अपेक्षा के रूप में कि ये अच्छा काम करेंगे बिल्कुल करके दिया। और आप देखिए 2019 में बिल्कुल जनता को जब काम करके दिया तो 303 से हम 282 से 303 सीट पे बढ़े। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि लगातार एक पद पे बने रहने से जनता की अपेक्षाएं बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़ जाती है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी और लगातार अपने मैनिफेस्टो को उन्होंने पूरा किया। और मैं समझ रहा हूं कि कई जगह बिल्कुल एक छोटा सा उदाहरण मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट पर एक बूथ है जहां पर लगभग 2300 की संख्या के आसपास उस बूथ संख्या की वहां पे संख्या थी वोटर्स की। वहां पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 455 प्रधानमंत्री आवास दिए। उसके बावजूद भी, क्योंकि वहां पर देखा गया है कि वहां पर जितने भी वोटर्स थे लगभग 95% वोटर माइनॉरिटी के थे, मुस्लिम वोटर्स थे, वहां पर वोटों की संख्या काफी कम रही। अब ये बिल्कुल इसके एक आकलन करने की बात है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जो किस प्रकार से जो परिणाम देखने को मिले। अब हमने जो मैनिफेस्टो में कहा था वो सारी चीजें पूरी करके दी। धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनाया। आप देखिए महिलाओं को 33% आरक्षण की बिल्कुल फाइनल हो चुका है। और अभी के मैनिफेस्टो की बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हुआ कुछ नहीं है। बिल्कुल हम तो देश की जनता का धन्यवाद करना चाहेंगे कि जनता ने हमको तीसरी बार चुना और बिल्कुल हम लगातार पूरे 5 वर्ष भारत के इस संविधान में और लोकतंत्र में लगातार बने रहेंगे। और आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नाते, जरूर निश्चित रूप से हमने जो मैनिफेस्टो में कहा है उसको बिल्कुल पूरा करेंगे, चाहे वो यूसीसी की बात हो, चाहे वो महिला आरक्षण की बात हो, चाहे वो पीओके की बात हो। और देश के हित में तमाम बड़े मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य करेगी।
मान लेते हैं लगातार काम करेंगे, लेकिन राम मंदिर की आप बात कर रहे हैं, आपने राम मंदिर बनाया, लेकिन जहां राम का मंदिर आपने बनाया वो अयोध्या सीट ही आप नहीं बचा पाए। आप देखिए कि मैंने बिल्कुल आपको जैसा बताया कि कई जगह बाहुल्य क्षेत्र, मैंने बताया कि अभी मैंने जैसा आपको बताया कि 453 प्रधानमंत्री आवास दिए थे। बिल्कुल आपने बताया। बावजूद भी अब ये तो जनता के बिल्कुल मन में अपन काम कर सकते हैं जनता के लिए, लेकिन ऐसा तो कर नहीं सकते कि जबरदस्ती किसी से वोट लिया जाए। लेकिन काम करने के बावजूद भी कि 453 हमने उनके प्रधानमंत्री आवास दिए उनको उस गांव के अंदर। ठीक है, 2014 बिल्कुल 2000 बिल्कुल मान लिया आपकी बात। कैसे समझा जाए? ठीक तो है, देश की जनता को समझने का विषय हिंदुओं को समझना चाहिए। बिल्कुल मान लेते हैं आपकी बात को। 2014-2019 दोनों चुनाव में बीजेपी को 272 मैजिकल फिगर है, उससे अधिक सीटें मिली थी, पूर्ण बहुमत में भाजपा थी। लेकिन इस बार 240 है, बहुमत से कम है। गठबंधन के बिना सरकार चलेगी नहीं, गठबंधन में सहयोगी दलों को साथ रखना जरूरी है। सहयोगी दलों की जो विचारिक जो मानसिकता है, विचारधारा है, वो बीजेपी से कितनी मैच करती है। मुस्लिमों को आरक्षण की बात आप करते हैं, चंद्रबाबू नायडू की अलग विचारधारा है, तो क्या ये गठबंधन कितना चल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। इंडी गठबंधन की नजर इसी पे टिकी हुई है कि ये गठबंधन ज्यादा नहीं चलेगा और ये गठबंधन टूटेगा और फिर हम सरकार बनाएंगे, सत्ता में आएंगे। देखिए, ये सब बातें बिल्कुल जुमलेबाजी और बिल्कुल काल्पनिक हो सकती है, लेकिन मैं बताऊं आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में लगातार कहा था कि मुस्लिमों को आरक्षण नहीं देने दिया जाएगा। और आप जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, हमारा जो एनडीए गठबंधन है, निश्चित रूप से वो आज ही हमारे साथ नहीं है, वो लगातार हमारे साथ में है। आप देखिए कि 2019 जो पिछली बार जो सत्ता थी, चंद्रबाबू नायडू जी और आप हमारे नीतीश कुमार जी लगातार वो हमारे साथ बने हुए हैं। और तुरंत प्रभाव से कल बिना विचार किए एनडीए गठबंधन की जितनी भी सीटें थी तुरंत दिल्ली पहुंचे और उन्होंने समर्थन दिया अपना। तो ये समर्थन, यहां तो किसी प्रकार की इधर उधर की तो बात कर ही नहीं सकते, इसलिए हम आश्वस्त हैं और देश की जनता का भी धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं कि निश्चित रूप से जो 300 के आसपास जो हम लगभग पहुंच चुके हैं, निश्चित रूप से 5 साल हम लगातार इसमें देश की जनता के लिए कार्य करेंगे और अनुशासित रूप से जो देश को हमने पहले भी मैनिफेस्टो में कहा है और अभी जो कहा है उस वादों को पूरा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जैसा कहा कि मोदी का मतलब गारंटी का पूरा होना, तो गारंटी का पूरा होना जैसे पहले भी किया था और अभी भी करेंगे, क्योंकि सारी चीजें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता के सामने आएगी। देश की जनता बिल्कुल समझदार है। लेकिन आप दूसरी ओर देखें तो कांग्रेस पूरे गठबंधन को मिला करके, सारे भ्रष्टाचारियों को मिला करके पूरे देश में एक भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा है 240, वहां तक भी नहीं पहुंच पाई। हम निश्चित रूप से देश के फिर दोबारा तीसरी बार बड़े संगठन के रूप में उभरे हैं और इसके लिए देश का जनता का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि इन्होंने तो शुरू से कहा था कि ये देश मात्र एक इन्होंने टुकड़ा समझ रखा था, धरती का टुकड़ा, एक भूमि मान रखा था। आप देखिए लगातार इन्होंने चाइना को कितनी जमीन छोड़ दी, पाकिस्तान के पीओ के लिए कभी ये बात करते नहीं थे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, वरन जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है। इसकी नदी नदी गंगा है और कण कण में शंकर। हम जिएंगे तो इस राष्ट्र के लिए और मरेंगे तो इस राष्ट्र के लिए। और हाँ, मरने के बाद भी गंगा में बहती हुई अस्थियों को यदि किसी ने कान लगा के सुना तो भारत सिर्फ एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और इस विचारधारा से बिल्कुल भी हम कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे और ये विश्वास जनता का भी है, इसलिए जनता ने विश्वास भी जताया है हमारे ऊपर और लगातार विकास की ओर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, ब्रेक पर जाने से पहले सुमित श्रीमाल जी ने कहा कि पूरे 5 साल मोदी सरकार बेमिसाल काम करेगी। भीमराज जी लोकतंत्र की हत्या की बातें करते थे, लोकतंत्र को खतरे में बताते थे। चुनाव हुआ है, चुनाव में जनता ने जनादेश दिया है। एनडीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन दो मुख्य रूप से चुनावी मैदान में थे, दोनों गठबंधन। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल चुका है, फिर भी इंडी गठबंधन एनडीए में टूट की आश लेकर के सरकार बनाने के सपने क्यों देख रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। पहले तो ये इंडी गठबंधन नहीं, इंडिया गठबंधन है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अपने मित्र अभी कह रहे थे हमने घोषणा पत्र के वादे पूरे किए, तो मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा कि 2 करोड़ रोजगार का वादा आपने किया था, 15 लाख खाते में आएंगे, यह आपने वादा किया था। किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे, आपने वादा किया था।
तो ये वादे पहले भी पूरे नहीं हुए और इन वादों का ही असर था। ये 400 पार का सपना देख रखे, 300 पार बीजेपी आएगी, 400 पार हमारा एनडीए गठबंधन आएगा, हम ये करेंगे, संविधान बदलेंगे। तो जनता ने इनको आईना दिखाया है। मोदी जी खुद 4 लाख से जीते तो 1.5 लाख पे गाड़ी अटक गई थी उनकी। और यूपी जो इनका राम मंदिर के नाम पे ये गढ़ बता रहे थे, जहाँ इनको कभी 65-68 सीटें मिला करती थी, वो आके आज देखो कहाँ अटक गई है इनकी गाड़ी। तो इससे इनका वोट परसेंट तो ऑल और हिंदुस्तान में देखिए इनका वोट परसेंट गिरा है और इनका जो कैडर है वो डाउन हुआ है। राजस्थान में कह रहे हम तो 25 की 25 जीतेंगे। अरे भाई ऐसे कैसे जीते? इनका जो एग्जिट पोल था, जो इनके मीडिया थे वो सारे बता रहे थे, कुछ एक मीडिया छोड़ के अपवाद छोड़ के वो सारे बता रहे थे कि ऐसा नहीं होगा। राजस्थान में 11 सीटें आई, एक सीट को 1600 वोटों से, वो तो ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई जो भी हुआ उसकी वजह, वरना 11 सीटें तो कांग्रेस जीत के, कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन जीत के हैं। इनकी जो जनता, इनका जो एक खोखले वादे थे वो जनता को पता लगे। राजस्थान में भी देख लीजिए, राजस्थान में इन्होंने वादे किए थे। आज सर किसानों के साथ इनका अगर देख लीजिए, जहाँ जहाँ किसान आंदोलन का असर हुआ वहाँ बीजेपी हारी है और बीजेपी को वहाँ बुरी तरह पराजय देखने मुझे। बात कर रहे थे अभी मेरे मित्र हिंदुओं के, इनका हिंदुओं को समझना होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि देश न अकेले हिंदुओं से चलता है, न अकेले मुसलमानों से चलता है, न अकेले सिखों से चलता है, सब जो इंडिया हिंदुस्तान के नागरिक हैं उन सब से देश चलता है। अभी कल भी रिजल्ट आया है, 5 मुसलमानों के बच्चों के साथ नीट के रिजल्ट में 720 में 720 आए हैं। IAS का रिजल्ट आया, 58 स्टूडेंट आए थे। ऐसा नहीं है कि आप सारा डिसाइड कर दोगे हिंदू, अकेले हिंदू से राष्ट्र नहीं चलता। और अकेले हिंदू वोट देते तो आपको क्या हो सकता, आप 543 सीटें ले लेते, फिर ऐसा नहीं हो सकता। आप हिंदुओं के नाम पे जनता को बरगलाना बंद कर दिए और जनता के बीच में जो जहर आप घोल रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और कांग्रेस किसी धर्म की और किसी विशेष की राजनीति नहीं करती है, इसीलिए देश को चलाया है। आप देश को बांटने की राजनीति कर रहे हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की बात करें, मेरे मित्र भूल जाते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का कांड किसने किया था। और यदि आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अभी प्रफुल्ल पटेल मोदी जी के साथ खड़े खड़े फोटो खिंचा रहे थे, वो कौन थे कि उनको ईडी का छापा मारा, ईडी बैक क्यों हो गई थी? पेमा खांडू का क्या हुआ, नारायण रावे का क्या हुआ, हसन मुशर्रफ का क्या हुआ? ये कौन लोग थे? ये वही लोग थे जिनके ईडी ने छापा मारा और वॉशिंग मशीन से धुल के और बीजेपी के अंदर शामिल हो गए, तब उनकी फाइलें बंद होगी कोर्ट के अंदर। आप कौन सी बात कर रहे हो? आप इन बातों के जनता को जवाब देना चाहिए। और आपने कभी ये नहीं बताया कि जनता ने हमें 10 साल मैंडेट दिया था और हम जनता को ये काम करके पूरे करके दिए। आप अभी डिबेट में बोलते कहते हमने 2 करोड़ का रोजगार का वादा किया था, वो पूरा कर रहे हैं। आप किसानों के 3 काले कानून किसके लिए खिला, किसके लिए लेके आए और लिए के आए, फिर वापस लिए तो क्यों लिए? आप बोलते जनता को बताते, आपने कभी नहीं बताया। ठीक है, आपने कभी ये नहीं बताया कि 10 करोड़ 73 लाख नरेगा मजदूरों क्यों निकाला गया, उसका ये सारी बातें आपने चुनावी मुद्दों में रखी है। ये मैं बातों का इसलिए जिक्र कर रहा था कि मेरे मित्र ने जिक्र किया था कि हमने वादे पूरे किए, तब मैंने इस बातों का जिक्र। बिल्कुल, वो जो भी वादे थे, जो आरोप थे, प्रत्यारोप थे, जो भी चुनावी मुद्दे थे, वो चुनाव में थे और उसके बाद में चुनाव हो चुका है। देश की जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है। जनता को जो चीज समझ में आए उसके अनुसार आपने वोट लिए हैं। सुमित जी, जिस प्रकार से अभी भीमराज जी कह रहे थे कि हम धर्म की राजनीति नहीं कर रहे और आप कहते हैं लगातार बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ धर्म पर आधारित राजनीति करती है, ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। बिल्कुल, ध्रुवीकरण की राजनीति तो कांग्रेस ने लगातार की है और जो माइनॉरिटी मुस्लिम को इन्होंने लगातार अपना सिर्फ एक वोट बैंक समझा हुआ है। देश जब से आज़ाद हुआ तब से इन्होंने मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक अपना समझा, लेकिन देने के नाम पर इन्होंने जीरो दिया। आप देखिए कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे मैनिफेस्टो में जैसा हमने कहा था, धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे वो राम मंदिर बनाने की बात हो, महिला आरक्षण की बात हो, 3 तलाक की बात हो, महिलाओं के सम्मान में 12 करोड़ शौचालय हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, किसी प्रकार की कई, मैं कह रहा हूं देश के हित में तमाम बड़ी योजनाओं को लेकर के हम लगातार आगे बढ़े हैं और जनता जानती भी है। ये कह रहे थे कि 15 लाख रुपए की बात, आप अभी देखिए राहुल गांधी जी ने अभी कहा था कि मैं खातों में 10,000 रुपए महीना और लाख रुपए साल के टकाटक और टकाटक डाल दूंगा। और आप देखिए 5 तारीख का इन्होंने वादा किया था और इसकी एक बानगी अभी भी आपको बिल्कुल देखने को मिली होगी कि लखनऊ में मुस्लिम वोटर्स बिल्कुल इनके जो ये अपना मानते हैं, वो महिलाएं वहां पर कार्यालय, कांग्रेस कार्यालय पर पहुंची कि भैया वो 1 लाख रुपए हमारे दे दीजिए। ऐसा ही इन्होंने राजस्थान में भी करा था कि 10 तक की गिनती गिनेंगे और कर्जा माफ कर देंगे। तो ये इस प्रकार से झूठ बोल करके संविधान बदल देंगे, इस प्रकार का इन्होंने झूठ बोला, देश की जनता को बलगराने का, वो कहते हैं ना, गुमराह करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से ये लगातार देखिए आप किस प्रकार से कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जनता जनार्दन है, ये हमारे को रोकने का प्रयास करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट मिली और कांग्रेस मात्र पूरे देश में 99 सीट पर सिमट गई। और
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी ठीक बार है, भीमराज जी कुछ सत्ता कह रहे हैं। बनाने जा रहे हैं। जी भीमराज जी, संक्षेप में। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस चुनाव के अंदर बीजेपी का घमंड था, वो जनता ने तोड़ दिया है, और किसानों और मजदूरों ने जहां जहां इन्होंने उनको कुचला, उन्होंने यह आज वो मैंडेट दिया है। और बीजेपी 300 पार कर रही थी और एनडीए 400 कर रहा था, राजस्थान में 25 की 25 की, वो सब अंत में चलते चलते सुमित जी से एक सवाल करूंगा। सुमित जी, एनडीए को बहुमत मिल गया, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं है, 240 से 272 तक स्टैंड करना है। तो ऐसे में जो सहयोगी घटक दल हैं उनकी बातों को सुनना मानना मजबूरी होगा। तो क्या वो जो विचारधारा, वो जो सोच, फ्री हैंड माइंड से बीजेपी काम कर रही थी, मोदी अमित शाह काम कर रहे थे, वो जोड़ी काम करेगी? जो मंत्री पद है उसको लेकर के अब फुटबॉल सामने आने की बातें सामने आ रही है, विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि अब फुटबॉल होने वाली है, देखते हैं कैसे गठबंधन की सरकार चलती है और कैसे काम कर पाएगी। लगातार 5 साल ये सरकार नहीं चल पाएगी और मौका मिलेगा इंडी गठबंधन को, क्या कहेंगे? आप देखिए कि लगातार इस प्रकार से ये विचारधारा, दूसरे हर चीज के 2 दृष्टिकोण होते हैं। आप जो पूछ रहे हैं वो दूसरा दृष्टिकोण है, वो इंडी गठबंधन का दृष्टिकोण है कि ये कैसे चलेंगे। हमने किसी के सांसदों को तोड़ने का प्रयास नहीं किया, ये हमारा ही गठबंधन है, ये हमारे ही लोग हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार बने हुए थे, और ये आज से ही नहीं है हमारे साथ में, पिछले कई वर्षों से हमारे साथ में है। तो ये सत्ता बिल्कुल निश्चित रूप से 5 साल पूरी चलेगी। और मंत्री पद की रही बात, तो बिल्कुल निश्चित रूप से इसके लिए बिल्कुल वार्तालाप और शांति से बिल्कुल बातचीत हो चुकी है। यहां ऐसा नहीं है कि एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को गाली, नकारा, निकम्मा कह करके और लगातार 5 साल एक दूसरे को गालियां बकते रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहां इन्होंने ऐसा किया तो इनकी विचारधारा कांग्रेस की वैसी बन चुकी कि जैसे एक व्यक्ति खुद होता है वैसे दूसरे के लिए विचार करता है। मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अनुशासित पार्टी है, यहां पर किसी प्रकार का अनडिसिप्लिन नहीं चलता। आप देखिए, चाहे वो मीटिंग में हो और चाहे वो सत्ता में हो, बिल्कुल आप देखेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसा बताया, और बिल्कुल लगातार 5 साल बिल्कुल ऐतिहासिक फैसलों के साथ में, जैसा मोदी जी ने कहा था उसके साथ में, गारंटियों के साथ में, देश के जनता के हित में हम लगातार फैसला करेंगे और 5 साल हमारी सत्ता भीमराज जी अंत में भीमराज जी संक्षेप में इतना ही कहना चाहूं, ये कांग्रेस से सवाल उठाते हैं, ये भूल क्यों जाते हैं कि जेपी नड्डा रैलियों में कह रहे थे आरएसएस कौन है, मैं नहीं जानता इसको, वो सवाल भूल जाते हैं। ये किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी बोल रहे थे, ये क्यों भूल जाते हैं? और आज देश के अंदर एजुकेशन का सेक्टर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, और देश के अंदर जो कच्छ की रण है और वहां पोर्टों पे डेली ड्रग्स पकड़ी जा रही है, उसका कभी आज ही पेपर के अंदर आई है कि 130 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। आज जेलों से आतंकवादी और गैंगस्टर चला रहे हैं, उसके अंदर कभी जवाब नहीं है। और ये बात पूछना चाहते हैं, क्या उन फाइलों का क्या हुआ जो हरेन पांडे से शुरू होकर जज लोया तक थी, उन केसों का क्या होगा? क्या उन केसों का क्या होगा कि जो ईडी ने छापे मारे थे और उन लोगों के आगे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के आगे, उनका क्या होगा? क्या देश के पुलवामा हमले का पता चलेगा? क्या देश की पेट्रोलिंग पॉइंट पे चाइना ने कब्जा कर लिया है, उसका क्या होगा? क्या नेपाल ने 700 एकड़ भूमि अपनी कब्जा कर लिया, उसका क्या होगा? कुछ नहीं। चलिए, बीजेपी की पोल खुल गई है और जनता ने इनका घमंड छोड़ दिया है, और ये संविधान बनाना चाहते थे आरक्षण खत्म करने। ठीक है भीमराज जी, अब जनता ने फैसला कर दिया है। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की चर्चा में आप शामिल हुए। सुमित श्रीमाल जी बीजेपी प्रवक्ता, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता भीमराज जी जाखड़, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।